हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो है बेसिक आइडियाज ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बीच में स्किप ना करें और इसे बढ़ा कर ना देखें। ठीक है, इसे एकदम सीरियसली स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, तभी ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो आईवी फ्लूइड जो हमारा ये टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि पढ़ना क्या है, उसके कंटेंट्स को देखेंगे। तो इसमें हमारा है इंट्रोडक्शन। आईवी फ्लूइड के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, क्या होता है, क्यों किया जाता है। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी को देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कंपार्टमेंट कितने होते हैं, ये सब। क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स, यानी आईवी फ्लूइड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। फिर देखेंगे इसके कंक्लूजन को, जिसे हम लोग उपसंहार कहते हैं, जिसमें अंत भला तो सब भला। ठीक है, यानी कि इसका अंत जानेंगे कि इसका लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, ये पूरे टॉपिक से, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आईवी फ्लूइड दिया जाता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन अब देखेंगे, आईवी फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू अ वेन। तो आईवी फ्लूइड क्या होता है कि ये इंट्रावेनस फ्लूइड, ठीक है, इंट्रावेनस यानी कि हमारा देखिए, फ्लूइड को पास करने के लिए या फिर कोई मेडिकेशन, कोई दवा देने के लिए हम लोग इस वे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड यानी इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि वेन, वेन का मतलब नसें। ठीक है, नस में सुई देना, ये तो एकदम कॉमन लैंग्वेज है जो सबको समझ में आ सके, नस में सुई देना। ठीक है, तो जो वेन में कैनुला इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कैनुला क्या होता है, वीगो क्या होता है। तो इंसर्ट करके हम लोग फ्लूइड को पास करते हैं बॉडी में, और ये आईवी जो कैनुला है वो हमारे वेन में जाता है डायरेक्टली। ठीक है, और वेन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड वेजल से बना होता है। ठीक है, तो जो ये ब्लड वेजल जो है वो हमारा वेन है, तो वेन के थ्रू डायरेक्टली हमारे ब्लड में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सारा फ्लूइड जाता है। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड क्या है कि वो डायरेक्टली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दवा हो या फिर फ्लूइड हो, वो सब दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू। सॉल्यूशंस आर कंप्राइज्ड ऑफ फ्लूइड्स, द सॉल्वेंट एंड पार्टिकल्स, द सॉल्यूट। देखिए, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वेजल से बना है, और ब्लड वेजल क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड है, ठीक है, ब्लड एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपका प्लाज्मा है और अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, वैसे ही कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या चीज़ से, हमारा फ्लूइड और पार्टिकल से बना होता है। कोई भी सॉल्यूशन ले ले, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। इसे हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट भी कह सकते हैं और फ्लूइड और पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड में क्या है कि प्लाज्मा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेल्स होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा ही समझने की चीज़ है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग गर्मियों में नींबू पानी पीते हैं। ठीक है, तो उसमें जो नींबू का रस डालते हैं और चीनी डाल दिए, नमक डाल दिए, या फिर नमक और पानी मिला रहे हैं, या फिर चीनी पानी मिला रहे हैं, या नींबू पानी बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो नींबू, चीनी, नमक, ये सब सॉल्यूट है। जो कम क्वांटिटी में रहे उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है यानी कि जो वाटर है, जो हमारा पानी है, वो क्या है, वो यहाँ पे सॉल्वेंट है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में है। ज़्यादा मात्रा में जो होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी, कम मात्रा में होता है, वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो एक चीज़ यहाँ समझिए, आईवी फ्लूइड जो होता है वो वेन के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली फ्लूइड को ट्रांसफ़र किया जाता है, दिया जाता है फ्लूइड को। और कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को, यानी हमारे शरीर में बहुत सारे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पूरा बॉडी है, ठीक है, टोटल बॉडी वाटर उसमें कितना है, यानी टोटल बॉडी वेट। ठीक है, मान के चलिए आप 40 kg वेट है आपका। ठीक है, और उसमें आपका 60% वाटर है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसका 60% जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न, हमारा जो टोटल बॉडी वेट है
हमारा जितना वज़न है उसका 60% जो है वो हमारे बॉडी में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, यानी 100 किलो आपका वेट है तो उसमें हमारा जो 60 किलो है वो पानी है। मोस्ट इन मसल लेस इन फैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं मसल क्या है, वस्कुलर नेचर का है, उसमें बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो वेसल जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर फ्लूइड कैरी करते हैं। ठीक है, तो मसल जो है वो वस्कुलर नेचर का होता है, इसीलिए वो ज़्यादा फ्लूइड को अपने अंदर रख सकता है। लेकिन फ़ैट क्या होता है, फ़ैट में तो ज़्यादा फ्लूइड नहीं स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग मोटे होते हैं, ओबेज नेचर के होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो बॉडी वाटर है, जो फ्लूइड है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो फैट है वो कम पानी को कैरी करता है। ठीक है, कंटेन लिटिल वाटर, कह सकते हैं कि फैट कंटेन लिटिल वाटर, जो फैट है वो बहुत कम पानी को कैरी करता है, कंटेन करता है। लेकिन मसल वस्कुलर नेचर का है तो उसमें ज़्यादा पानी रह सकता है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है हमारा वो अलग अलग एज, अलग अलग जो मतलब मेल फीमेल है, हमारा क्या है कि एज अलग अलग है, छोटे बच्चों में, एडल्ट में, बूढ़े लोगों में। ठीक है, तो वो सब चीज़ों पर डिफ़र करता है। ठीक है, वैरी करता है उनके एज के अनुसार, उनके जेंडर के अनुसार, उनकी शरीर की क्या स्थिति है उसके अनुसार हम लोग फ्लूइड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर, TBW भी कह सकते हैं हम लोग उसे। एक हो गया ECF और एक हो गया ICF। टोटल बॉडी वाटर जो है हमारा वो 2 पार्ट में है। ठीक है, यानी 2 चीज़ों, 2 ये से बना है, कंपार्टमेंट से। हमारा देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वो दोनों मिल के पूरा जो टोटल बॉडी वाटर है उसको फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जिसमें कि 20% हमारा क्या है, ECF है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। हमारे बॉडी का 60% क्या था, टोटल बॉडी वाटर, यानी पानी प्रेजेंट है। उस पानी में भी दो दो कंपोनेंट है उसके, एक है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20% है और हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है 40%, यानी 20% प्लस 40% इक्वल टू 60%। ठीक है, तो 60 में 20 हमारा ECF हो गया और 40 हमारा ICF हो गया, यानी 2/3 जो बॉडी वाटर है हमारे शरीर का, जो 2/3 हिस्सा है वो किससे है, ICF से है। ठीक है, और ECF कितना है, 1/3 हिस्सा है। तो इस तरह से हमारा जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो हम लोग समझे। ठीक है, कि फ्लूइड कंपार्टमेंट 2 होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20% होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 40% होता है। ज़्यादा जो फ्लूइड होता है वो हमारे मसल में होते हैं। मोटे लोग जो ओबेसिटी के शिकार हैं, ठीक है, जो मोटे हो गए हैं, उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है और फैट के पास पानी ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता नहीं है, वो कम पानी को कंटेन करेगा। ठीक है, हमारे पूरे जो बॉडी वेट है, मान कर चलिए 100 kg वेट है तो उसमें 60 जो kg होगा वो होगा फ्लूइड का वेट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, टोटल बॉडी वेट का 60% हमारा फ्लूइड है, यानी टोटल बॉडी वाटर कितना है हमारे बॉडी में, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, 60% पानी है हमारे शरीर में, उसमें हमारा ICF है 40%, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है 40%, और 20% ECF है, यानी क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी 20%, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 हिस्सा। ठीक है, और जो 40% है उसे हम लोग 2/3 कह सकते हैं। 2/3 हिस्सा जो टोटल बॉडी वाटर का है वो हमारा है ICF। ठीक है, और 1/3 जो हिस्सा है वो हमारा है ECF। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो फ्लूइड कंपार्टमेंट थे वो 2 थे, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो 20% था और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड 40% था। तो अब हम लोग उस 20% को समझेंगे यहाँ पे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को समझेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, यानी इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उन 2 पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं।
ठीक है। ये जो होता है हमारा टोटल ईसीएफ कितना है 20%, तो 20% का जो 15% है यानी 3/4 जो हिस्सा है वो क्या है इंटरस्टियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा है वो है प्लाज्मा, या कह सकते हैं इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम या इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ठीक है। तो देखिए ईसीएफ जो है वो 2 पार्ट में बटा, एक हमारा हो गया एक्स्ट्रा वास्कुलर वॉल्यूम, दूसरा हो गया इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। ठीक है। तो जो हमारा इंटरस्टियल फ्लूइड है उसे हम लोग एक्स्ट्रा वास्कुलर वॉल्यूम कह रहे हैं, और ये कितना है 15% ऑफ TBW यानी टोटल बॉडी वाटर। टोटल ईसीएफ 20% था, उसमें 20% है 15% हमारा इंटरस्टियल फ्लूइड हो गया यानी एक्स्ट्रा वास्कुलर वॉल्यूम हो गया। तो अब कितना बचा 20 - 15 = 5। ठीक है, यानी 5% बचा। तो वो 5% जो है वो हमारा होगा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, जिसे हम लोग प्लाज्मा कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में करिए, मैं वहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रावास्कुलर और इंट्रावास्कुलर क्या होता है। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि इंटरस्टियल फ्लूइड, तो इंटरस्टियल फ्लूइड क्या होता है, तो जो फ्लूइड इंटरस्टियल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा यानी एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग इंटरस्टियल फ्लूइड कहेंगे। तो ये इंटरस्टियल कंपार्टमेंट क्या है, तो देखिए हमारा जो होता है इंट्रासेलुलर और इंट्रावास्कुलर होता है। ठीक है। तो इंट्रासेलुलर और इंट्रावास्कुलर के बीच में जो स्पेस होगा, ठीक है, इंट्रासेलुलर और इंट्रावास्कुलर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरस्टियल कंपार्टमेंट कहेंगे। जैसे कोई सेल है, ठीक है, सेल है, आपको एक इमेजिन करिए कि देखिए जैसे में हम लोगों ने ये मुट्ठी बंद किया, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने कोई जैसे बालू ले लेते हैं। ठीक है, बालू ले लिए तो जो मुट्ठी के अंदर बालू है वो हमारा क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, समझिए। ठीक है, वो क्या है कि सेल है, अंदर का जो बालू है वो सेल मान लीजिए, इंट्रासेलुलर स्पेस है। और अब हमारा क्या है कि इसके चारों तरफ जो उंगलियां हैं, ठीक है, जो उंगलियां हैं वो हमारा इंट्रावास्कुलर है यानी वो सब वेजल्स हैं। ठीक है, वेसल्स हैं, जैसे आर्टरी वेन है। तो उनके बीच में जो स्पेस होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसे हम लोग इंटरस्टियल कंपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है, उंगलियां ऐसे हैं, वो कवर की हैं सेल को। ठीक है, और वो जो उंगलियों के बीच में देखिए स्पेस है थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या है इंटरस्टियल स्पेस है। और इंटरस्टियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग इंटरस्टियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई सेल है उसके चारों तरफ आर्टरी वेन है, ठीक है, यानी वास्कुलर कंपार्टमेंट है, वास्कुलर स्पेस है वो, और उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग कहेंगे इंटरस्टियल स्पेस। और इंटरस्टियल कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड होगा उसे हम लोग इंटरस्टियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, स्पेस बिटवीन इंट्रावास्कुलर एंड इंट्रासेलुलर इज इंटरस्टियल कंपार्टमेंट एंड फ्लूइड इन दिस स्पेस इज नॉन एज इंटरस्टियल फ्लूइड। ठीक है। अब हम लोग इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट समझेंगे, क्या होता है इंट्रावास्कुलर। तो देखिए जो फ्लूइड हमारा वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, यानी वेसल्स और सेल उन दोनों के बीच में जो जगह है जो बचा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे इंटरस्टियल फ्लूइड। इंटरस्टियल स्पेस हो जाएगा जो बचा है, और जो फ्लूइड होगा उसे इंटरस्टियल फ्लूइड कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था ईसीएफ, जिसे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक्स्ट्रा वास्कुलर वॉल्यूम, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। एक्स्ट्रा वास्कुलर वॉल्यूम को हम लोग इंटरस्टियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। ये 15% होता है, और जो हमारा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो 5% होता है, यानी 5% होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ईसीएफ क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस कैसे होता है। तो फ्लूइड बैलेंस क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये समझते हैं। हमारे बॉडी का जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ठीक है, यानी सब कुछ बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम लोग बैलेंस करते हैं बाहरी मेडिसिन लेके, बाहरी फ्लूइड लेके। ठीक है, तो हमारे बॉडी का स्टेट क्या है हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस एक स्टेट है, उसे हम लोग समझते हैं हीमोस्टेसिस क्या है। तो देखिए हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बराबर।
ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, मौसम बदल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, उसको मेंटेन करना ही हीमोस्टेसिस है, ठीक है। यानी द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। हो सकता है कोई बीमारी हो जाए इससे हमको, तो उन बीमारियों से, उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारा एक्सटर्नल, जो हमारा एक्सटर्नल बाहरी वातावरण है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट वो मेंटेन हो, ठीक है। तो द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, ठीक है, हमारे बॉडी को बीमारियों से और भी अदर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा बॉडी जो है इस कांस्टेंट स्टेट को बरकरार रखे, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का, एक कांस्टेंट कंडीशन चलना, जैसे कि वही सेम हो, जैसे कि बाहर गर्मी है तो हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर का इन्वायरमेंट चेंज करे, मेंटेन करे, ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता है, बाहर बहुत ठंड होती है तो हम लोग कांपने लगते हैं, तो कांपते हैं, हमारे जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा अंदर का टेम्परेचर क्या हीट जनरेट करने लगता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जैसे बहुत गर्मी है, ठंडे के दिन में तो कांप रहे हैं बहुत, तो मेंटेन हो गया, वैसे ही गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में स्वेटिंग, पसीने होने लगते हैं, पसीना होता है, उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, यानी ठंडा हो जाता है एकदम। देखते हैं कि जहाँ पे पसीना होता है वहाँ टच करिए कितना ठंडा फील होगा। तो ये जो है ये मेंटेनेंस है, ठीक है, बाहरी वातावरण के अनुसार अपने अंदर के वातावरण का मेंटेनेंस, बदलाव, यही हमारा है हीमोस्टेसिस, ठीक है। और किडनी हमारे बॉडी में जो है वो हीमोस्टेसिस का काम करता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हीमोस्टेसिस का काम करता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, तो उसमें भी जो पोस्टीरियर है वो वैसोप्रेसिन को कंटेन करता है, ठीक है, रिलीज करता है। तो वैसोप्रेसिन जो है उसे हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो वैसोप्रेसिन है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ठीक है। और हमारा जो किडनी है वो क्या करता है कि हीमोस्टेसिस को मेंटेन करेगा। एक्सक्रीट जो हमारा, देखिए, फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उसे वो जो किडनी है वो निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। और अगर कम पड़ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बनाने लगता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड जो कि एल्डोस्टेरोल को सिक्रीट करता है, वो भी सोडियम पोटेशियम रिटेंशन करवाता है, यानी सोडियम पोटेशियम बैलेंस करवाएगा, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया जो कि एल्डोस्टेरोल सिक्रीट करवाता है। और एडीएच यानी वैसोप्रेसिन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, वो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। और जो किडनी है वो भी हीमोस्टेसिस मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो लंग्स है, वो भी हीमोस्टेसिस का काम करता है, ठीक है। किडनी हो गया, लंग्स हो गया, और ये सब तो एक एग्जाम्पल थे, बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे हीमोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को रीड करके समझेंगे, ठीक है। किडनी हैव अ मेजर रोल टू बैलेंस आवर बॉडी फ्लूइड, द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी बाय दिस वे। किडनी का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में, मेंटेन करने में, ठीक है। द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी बाय दिस वे, हमारे बॉडी से फ्लूइड कैसे लॉस करता है, ठीक है, यानी हम लोग जितना पानी पीते हैं वो कैसे कैसे यूज आता है और कैसे वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जानेंगे। तो हमारे बॉडी से जो यूरिन डेली पास होता है, ठीक है, यूरिन, ठीक है, यानी जो बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट, ठीक है, वो जो यूरिन है लिक्विड फॉर्म में, वो कितना निकलता है, 800 से 1500 ml, यानी एक दिन में 1 से 1.5 ml निकलना चाहिए, ठीक है। इतना जो यूरिन निकलता है वो भी तो एक तरह का फ्लूइड लॉस है, ठीक है। हम लोग जो 3-4 लीटर पानी पीने को बोलते हैं तो उसमें से तो 1.5 लीटर बस यूरिन से पास हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है स्टूल, ठीक है, यानी कि कंसनट्रेटेड फॉर्म है ये। तो ये जो होता है इसे फीकल मैटर भी कह सकते हैं। तो जो हम लोग डेली हाइजीन, जो सुबह सुबह हम लोग फ्रेश होते हैं तो उस दौरान हमारा 250 ml जो है वो फ्लूइड लॉस होता है। फिर हमारा आता है इंसेंसिबल लॉस। इंसेंसिबल लॉस ये है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना होता है, तो 600 से 900 ml।
600 से 900 ml जो है वो फ्लूइड लॉस हो जाएगा और हमें पता तक नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे में हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो सांस लेते हैं तो हम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर सामने हाथ रखते हैं या बस सोए होते हैं हाथ पैसे रख के, तो ये जो सांस लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ चिपचिपा मॉइस्चर आ जाएगा, वहाँ पे नमी हो जाएगी। तो किस चलते? क्योंकि वहाँ से फ्लूइड लॉस हो रहा है। हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारा उससे फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है। और स्किन से भी हमें पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ से भी क्या होता है कि फ्लूइड लॉस करता है। ठीक है। जैसे पसीने के थ्रू या फिर हम लोग को बुखार हो या फिर ज़्यादा तेज़ सांस ले रहे हैं तो इससे हमारा क्या होगा कि पता भी नहीं लगेगा और फ्लूइड लॉस हो जाएगा। ठीक है। यानी जितना पानी पी रहे हैं वो पानी धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से शरीर से बाहर निकल रहा है, हीमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। इनसेंसिबल लॉसेज इंक्रीजेज विद हाइपरवेंटिलेशन एंड फीवर। बुखार है या फिर हाइपर वेंटिलेशन, बहुत तेज़ सांस ले रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा है वो इनसेंसिबल लॉस करवाता है फ्लूइड का, पानी का। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेजर आयंस इन ईसीएफ एंड आईसीएफ। तो हम लोगों ने देखा है कि चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में, कैटायन और एनायन। कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और एनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे ईसीएफ और आईसीएफ में भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा कैटायन एनायन होते हैं, तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज। ठीक है। निगेटिव चार्ज यानी नकारात्मक और जो पॉजिटिव है वो होता है सकारात्मक। ठीक है। एक होता है निगेटिव प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। ठीक है। तो मेजर कैटायन में यानी कि देखिए ईसीएफ में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो मेजर है। ठीक है। तो हमारा जो सोडियम है, सोडियम प्रेजेंट होता है ईसीएफ में। अगर ये क्वेश्चन आया कि ईसीएफ में मेजर कैटायन क्या है, तो वो हमारा है सोडियम। और मेजर एनायन क्या है, यानी निगेटिव चार्ज कौन सा है, तो वो हमारा है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हो गया, जो कि हमारे बॉडी में 20% होता है। और आईसीएफ जो कि 40% है, तो 40% में हमारा मेजर कैटायन यानी कैटायन क्या होगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है। और इसमें हमारा एनायन यानी निगेटिव चार्ज कौन सा होगा, तो वो होगा फॉस्फेट और सल्फेट। ठीक है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है। ये याद कर लीजिए, इसमें 1 नंबर जो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी, यानी आईवी फ्लूइड थेरेपी का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसे हम लोग करते हैं। तो आईवी फ्लूइड थेरेपी जो होता है वो उसमें क्या होता है, इन्फ्यूज़न होता है बॉडी में। कॉलॉइड हो गया, क्रिस्टलॉइड हो गया, या हो सकता है क्रिस्टलॉइड कॉलॉइड दोनों एक साथ दे दे किसी इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्यों ज़रूरी है ये। वेन ओरल इनटेक इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे में एग्जांपल के तौर पे कोमा और एनेस्थीसिया ईटीसी। तो ओरल इनटेक, जब हम लोग मुंह से खाना नहीं खा सकते हैं, कोई फ्लूइड नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है। जैसे कोमा में पेशेंट रहता है तो उसे फ्लूइड ही तो चढ़ाया जाता है, आईवी फ्लूइड, इन नसों के थ्रू ही तो उसे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो फ्लूइड है वो दिया जाता है, तभी तो वो ज़िंदा रहता है। ठीक है। क्योंकि वो मुंह से तो खा नहीं सकता है, सीरियस कंडीशन में रहते हैं। जैसे एनेस्थीसिया यानी बेहोश रहता है पेशेंट सर्जरी के टाइम में या फिर अदर प्रोसीडर्स के टाइम में। ठीक है। तो उस टाइम में भी उनके बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड चढ़ाया जाता है। ठीक है। ताकि उनका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो बॉडी का वॉल्यूम है, जो उसके जितना क्वांटिटी होना चाहिए वाटर का वो रहे और वो जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है। सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, जब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, जब डायरिया हो रही है यानी लूज मोशन, पेट खराब हो गया है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है बॉडी से और हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि हम बहुत वीक फील कर रहे हों, बहुत कमज़ोरी हो जाती है शरीर में, तो उस टाइम में आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो फ्लूइड की कमी हुई है वो फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है। In case of dehydration and shock, where urgent and rapid fluid replacement is needed, क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो पानी की कमी हुई है वो डिहाइड्रेशन हो गया। शॉक क्या, जैसे हाइपोवैलेमिक शॉक होता है, जैसे
कोई सर्जरी हो रही है या फिर कोई प्रोसीजर, कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया है, तो उस टाइम में वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में आ जाता है पेशेंट। उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। तो उस टाइम में बहुत ही अर्जेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लाइफ को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उसके जीवन को, कि रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट करें, यानी कि फ्लूइड को चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं उसे, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला ये जो फ्लूइड है उसे हम लोग दें। ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इसे कोई भी ऐसे बोलते हैं हाँ पानी चढ़ रहा है, कोई ऐसे थोड़ी ना, मतलब एक ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेडिकल टर्म में होता है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट, लेकिन गांव वगैरह में जहाँ समझे तो वो लोग बोलते हैं पानी चढ़ाना। इसीलिए मैं यहाँ समझाने के लिए ही बोल रही हूँ पानी चढ़ाना। इसे कोई ऐसे नहीं कि नॉर्मल वाटर लेके और फिर चढ़ा दिए, वो नहीं समझिएगा आप लोग। तो ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल प्रॉब्लम, पॉइजनिंग, यूरिनरी स्टोन, बर्न, कार्डियक अरेस्ट, फीवर, यानी बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये मेनली क्या है, आईवी फ्लूइड थेरेपी इलाज के लिए है। ठीक है, जिसमें फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर किसी ने जहर खा लिया या फिर कोई भी दिक्कतें हो गई हैं, तो पॉइजनिंग के कंडीशन में, या फिर यूरिनरी स्टोन यानी यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं स्टोन हो गया है और अच्छे से जो फ्लूइड है वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छे से किडनी काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बर्न यानी कि कभी हो जाता है कि हमारा बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी के चलते या फिर कहीं आग लग गई तो उसके चलते जल जाता है, बर्न इंजरी हो जाती है, तो इस कंडीशन में फ्लूइड थेरेपी ज़रूरी होता है। कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो उस सिचुएशन में भी फ्लूइड थेरेपी ज़रूरी होता है। फीवर हो गया है, फीवर के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि इनसेंसिबल लॉस होता है फ्लूइड का, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो था प्रिंसिपल ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी था, यानी क्यों ज़रूरी है। तो पेशेंट जब मुंह से खाना नहीं खा सके, खुद से खाना नहीं खा सके, उस कंडीशन में उसे वॉमिटिंग डायरिया की प्रॉब्लम हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, ब्लड लॉस हो या फिर फ्लूइड लॉस हो, पॉइजनिंग, बर्न, ईटीसी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आईवी कैनोला, यानी जो ये फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं हम लोग, वो किसी जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो ग्लास से पीते हैं, पानी कहीं से लाते हैं तो कोई कंटेनर होता है, वैसे ही आईवी कैनोला है जिसके थ्रू हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड पहुंचाएंगे शरीर में। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन जो पार्ट है वो हमारा है फ्लैशबैक चैम्बर, लियोर लॉक प्लग, और यहाँ पे हमारा होता है ये वाल्व जो है, ये जो वाल्व है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो नीडल है कैथेटर है, हमारा जो इंजेक्शन पोर्ट कैप है। ठीक है, और सब तो जानना ज़रूरी है लेकिन ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारा फ्लैशबैक चैम्बर जो है वहाँ पता चलता है, अगर किसी वेन में इंसर्ट किए तो अगर ब्लड आता है, फ्लैशबैक यानी कि वहाँ से ब्लड आएगा तो समझिए वो वेन में गया है। ठीक है, तो ये फ्लैशबैक चैम्बर हो गया, नीडल ग्रिप है, इंजेक्शन पोर्ट कैप में क्या होता है कि यहीं से हम लोग कोई ड्रग दे रहे हैं ऊपर से। ठीक है, या फिर कोई जो ज़रूरी है उसके बॉडी में कोई कमी हो रहा है पेशेंट के, तो कोई दवा देते हैं तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। इस कैप को खोलेंगे और फिर जो इंजेक्शन है 10 ml 5 ml या 20 ml किसी से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। कैथेटर हब है, विंग्स है, ठीक है, इसी को पकड़ के हम लोग ऐसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और जो कैथेटर है, कैथेटर ही तो वेन में रहता है, नीडल तो बस वहाँ पहुँचने का एक तरीका है। ठीक है, नीडल में पॉइंटेड रहता है तो नुकीला रहता है तो आसानी से घुस जाता है, तो नीडल बस घुसाने के लिए है और कैथेटर वहाँ रहता है, फिर नीडल हम लोग निकाल लेते हैं। फिर वाल्व है, लियोर कनेक्टर है, लियोर लॉक प्लग है। ठीक है, तो ये सब पार्ट है आईवी कैनुला का। अब हमारा आता है कि आईवी कैनुला का साइजेज ऑफ आईवी कैनुला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आईवी कैनुला का साइज, उसमें जो उसका गॉज है, गॉज के अकॉर्डिंग कलर जो है, फिर उसका फ्लो रेट कितना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए गॉज जो है 14 गॉज, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब नंबर के होते हैं। ठीक है, कैनुला कलर कोडिंग क्या है, तो जो 14 गॉज का है उसका ऑरेंज कलर, 16 गॉज का है ग्रे कलर, 18 गॉज का है ग्रीन कलर, 20 गॉज का है पिंक कलर, 22 यानी 22 गॉज का जो है वो ब्लू कलर का होगा, 24 गॉज का येलो, 26 गॉज का जो है वो वायलेट हो जाएगा। तो इसमें मेनली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो वो हमारा है ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए होता है। तो जो हमारा ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, वो मेनली हम लोग यूज करते हैं, जो कॉमन है एकदम। ठीक है, तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया है,
ठीक है, इमरजेंसी एकदम है, आपातकाल में उसकी जो है वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट लेना है और उसको ट्रीट करना है। तो उस टाइम में उसके बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, यानी उसको फ्लूइड चढ़ाना है। तो उस टाइम में हम लोग इसमें से कौन सा कैनुला चुनेंगे? ठीक है, हम लोग ये सोच लें कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो हम लोग कोई मोटा कैनुला, बड़ा कैनुला तो चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ब्लड लॉस होने के चलते उसका जो नस होता है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ हो गया है, यानी वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए हैं और यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, यानी उसको उसका नस नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पतला हो गया है, ब्लड लॉस होने के चलते, फ्लूइड लॉस होने के चलते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर जो गॉज है, 18 गॉज जो है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसे प्रीफर करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग चुनते हैं। ठीक है, जो कि बेस्ट है एकदम ट्रॉमेटिक पेशेंट के लिए। 18 नंबर गॉज ट्रॉमा वाले पेशेंट के लिए प्रीफर किया जाता है। ठीक है, 18 नंबर गॉज का जो कैनुला है। अब हम लोग ये फ्लोरेट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब 1-2 नंबर के क्वेश्चन आए करते हैं इससे। तो 14 गॉज का जो फ्लोरेट है वो 240 है, जो हमारा 16 गॉज है वो 180 है, 18 गॉज का 90 है, 20 गॉज का 60 है, 22 गॉज का 36 है, 24 गॉज का 20 है, 26 गॉज का हमारा 13 है। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये कैनुला का साइज है, आईवी कैनुला का, और इसमें जो गॉज दिए गए हैं यानी उसका जो नंबर है और जो कलर है, जो फ्लोरेट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रावेनस साइट को, यानी कौन कौन से वेन हैं। तो नॉर्मली ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं 4-5 वेन्स के बारे में, नसों के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो ये अंगूठा होता है, थंब के बाद सेफलिक वेन होता है, थंब के पास सेफलिक वेन होगा। जो लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर के बगल वाला जो फिंगर है, वहाँ पे बेसिलिक वेन होगा। जो हमारा ये जो हमारा यहाँ पे होता है एरिया, जो जहाँ से हम लोग वेन वगैरह लेते हैं, ठीक है, पल्स वगैरह, तो वहाँ का जो ये एरिया है, ठीक है, कलाई जो है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा डॉर्सल मेटाकार्पल वेन हो जाएगा, मीडियल क्यूबाइटल वेन वगैरह हो जाएगा इधर। तो ये सारे वेन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में कि ये सब वेन में हमारा कैनुला इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आईवी कैथेटराइजेशन को। आईवी कैथेटराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या ज़रूरी होते हैं आईवी कैथेटराइजेशन के लिए, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसके लिए सब्ज़ी चाहिए, तेल, मसाला, जीरा, मिर्च, ये सब कुछ कुछ चाहिए। तो वैसे ही ये भी एक प्रोसीजर है जिसके लिए कुछ ना कुछ औजार चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमारा है अल्कोहल क्लींजर, ग्लव्स, अल्कोहल वाइप, टर्निक्यूट, आईवी कैनुला, कैनुला फिक्सिंग, सिरिंज, सलाइन। तो टर्निक्वेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए, क्योंकि टर्निक्वेट का ही यूज करके हम लोग नसों का पता करते हैं, वेन को विजुअलाइज करते हैं। तो हमारा हो गया कि एक अल्कोहल स्वैब ले लिए, कॉटन में स्प्रिट ले लेते हैं क्लीन करने के लिए उस एरिया को, ग्लव्स पहन लिए क्योंकि एसेप्टिक वे यानी पूरे स्टेरिलाइजेशन के साथ हम लोग यहाँ पे इस प्रोसीजर को करते हैं, क्योंकि ये जो कैनुला है वो हमारे नसों में यानी डायरेक्टली ब्लड में जाता है। ठीक है, तो नसों में जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है अगर ऐसे डायरेक्टली जाके कर दिए तो, इसीलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। ठीक है, तो अल्कोहल स्वैब ले लिए, ग्लव्स पहन लिए, अपने हाथों में दस्ताने पहन लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, टर्निक्वेट लेते हैं। तो टर्निक्वेट से यहाँ पे जो हमारा यहाँ आर्म है, जो हमारा बाँ है, वहाँ बांध देते हैं। ठीक है, बाजू पे बांध दिए टर्निक्वेट जोर से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, आईवी कैनुला ले लिए हैं, आईवी कैनुला ही तो इंसर्ट करेंगे, फिर कैनुला लगा दिए तो उसको फिक्स भी करना होता है, तो कैनुला फिक्सिंग ले लेते हैं, टेप जैसा रहता है, ठीक है, वो फिक्स करने के लिए। सिरिंज ले लिए क्योंकि फ्लश करके पता करते हैं कि वो सही से सही जगह पे पड़ा है या नहीं, और वो सही से चल रहा है या नहीं, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है कैनुला में। फिर सलाइन लेते हैं, तो सलाइन ही तो सिरिंज में भरेंगे, तो उसे फ्लश करके पता करते हैं। तो ये सभी इक्विपमेंट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे इस प्रोसीजर को, यानी इस प्रोसीजर को कैसे हम लोग करते हैं, यानी कैसे हम लोग कैनुला इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट, यानी सबसे पहले अपने आप को पेशेंट के सामने इंट्रोड्यूस करना है कि मैं अपना नाम बताना है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। ठीक है, ऐसे अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस करना है। क्लेरिफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी जो है पेशेंट के सामने क्लियर कर देनी है, उसको बता देना है। ठीक है,
और फिर ये क्लियर करना है कि जिस पेशेंट को हम लोग कैनुला डालने जा रहे हैं वो वही पेशेंट है ना जिसको डालना है, यानी कि कोई भी पेशेंट सही है उसको हम लोग जाके फ्लूइड देने चले गए। तो ये पेशेंट को भी कंफर्म करना है कि वही पेशेंट है और अपने आप को भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट के सामने। एक्सप्लेन द प्रोसीडर टू द पेशेंट एंड गेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन करना है इस प्रोसीडर को, यानी कैसे हम लोग कैनुला को डालेंगे और उससे कंसेंट ले लेना है। जैसे ऑपरेशन से पहले एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, यानी कि उसको सब कुछ बताएंगे कैसे आपकी सर्जरी होगी, किस प्रोसीडर को अपनाएंगे और क्या क्या इससे रिस्क हो सकते हैं, क्या लाभ है क्या हानि है, उसे मतलब जो उसके साथ हो रहा है वो उसको समझाना है, यानी उसके समझ के बगैर नहीं करना है कोई भी चीज़ उसके साथ। ठीक है, तभी वो कानूनी माना जाता है। तो वैसे ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट है यहाँ पे, यानी उसको सब कुछ बता देना है, प्रोसीडर को समझा देना है। सैनिटाइज योर हैंड्स यूजिंग एल्कोहल क्लींजर, यानी एसेप्टिक वे से करना है तो अपने हाथों को साफ़ करना है, हैंड वॉश कर लेना है। पोजीशन द आर्म सो दैट इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड आइडेंटिफाई अ वेन, यानी कि हम लोग नस डालते हैं तो उसका जो हाथ है, ठीक है, उसको अच्छे से पोजीशन कर लेंगे, यानी अच्छे से उसके हाथ को कर लेंगे ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल हो और हम लोग भी कंफर्टेबल हो उसके नसों को पहचानने में, ठीक है, वेन को आइडेंटिफाई करने में। अप्लाई द टर्निक्वेट एंड रीचेक द वेन, यानी टर्निक्वेट को यहाँ पे अप्लाई बांध देंगे आर्म पे और फिर हम लोग उसके नसों का पता करेंगे, ठीक है, नस को चेक करेंगे कहाँ पे वेन मिल रही है, क्लियर कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर पेशेंट्स की आइडेंटिटी को क्लियर करेंगे और फिर उस प्रोसीडर को पेशेंट के सामने एक्सप्लेन करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, उसके हाथ को सही करेंगे और फिर टर्निकेट अप्लाई करके वेन को चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑन योर ग्लव्स, क्लीन द पेशेंट्स स्किन विद द अल्कोहल वाइप एंड लेट इट ड्राई। ग्लव्स पहन लिए, दस्ताने पहन लिए, क्योंकि हम लोगों ने हाथ धो कर आया था, हैंड वॉश कर लिया था, तो हमारा हाथ स्टेलाइज है, साफ़ है। अब हम लोग दस्ताने पहनेंगे, ठीक है, वो भी स्टेलाइज ग्लव्स पहनेंगे। रिमूव द कैनुला फ्रॉम इट्स पैकेजिंग। अब क्या करते हैं कि देखिए ग्लव्स पहन लिए और जो जहाँ पे हम लोगों को वेन मिला है वहाँ का जो एरिया है उसको इसकी जो है वो साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। जो हम लोगों ने अल्कोहल स्वैब लिया है, यानी कॉटन में स्प्रिट लिए हैं, तो वो जो स्प्रिट होता है वो अल्कोहल बेस्ड ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो स्प्रिट है वो हम लोग कॉटन में लेते हैं और उस एरिया को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ताकि नस जो है अच्छे से क्लियर हो और वहाँ का जो एरिया है वो भी साफ़ हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पैकेट है वहाँ से कैनुला को लेते हैं। ठीक है, जो कैनुला तो वीगो जो होता है वो पैक्ड होता है, तो उसको हम लोग खोल के ले लिए। ठीक है, रिमूव द निडल कवर इंश्योरिंग नॉट टू टच द निडल, यानी कि क्या होता है कि कैनुला को निकाल लिए पैकेट से और फिर क्या करते हैं कि निडल को, ठीक है, निकालना है उसके कवर से। ठीक, लेकिन उस नीडल का जो पॉइंट है वो टच नहीं करना है, क्योंकि वो नीडल हमारे नसों में जाने वाला है। तो नसों में जाएगा यानी डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में, तो वो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग उस नीडल को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। स्ट्रेच द स्किन डिस्टली, यानी कि हम लोग जहाँ वेन मिला है वहाँ की स्किन को नीचे की तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है ताकि वेन अच्छे से दिखे। इंसर्ट द नीडल बेवल अपवार्ड एट अबाउट 15 to 30 डिग्री। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझा था कि इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर सबके अलग अलग होते हैं एंगल, किस एंगल पे इंजेक्शन देना है। तो इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री पे देते हैं और हमारा जो इंट्रावेनस है यहाँ पे 15 से 30 डिग्री पे देते हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे हमारा इंट्राडर्मल हो गया और फिर सबक्यूटेनियस होता है जिसमें हम लोग की 15 to 20 डिग्री पे देते हैं। ठीक है, तो ये सब एंगल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मेनली इंट्रावेनस का देखना है कि 15 से 30 डिग्री पे हम लोग कैनुला इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस द नीडल अंटिल अ फ्लैशबैक ऑफ ब्लड इज सीन इन द हब एट द बैक ऑफ द कैनुला। तो हम लोगों ने कैनुला का पार्ट देखा था, उसमें फ्लैशबैक चैम्बर था। तो जब हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं तो अगर वहाँ पे फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आ जाता है तो हम लोग उसको और ही अंदर एडवांस कर देंगे, अंदर डाल देंगे। वंस द फ्लैशबैक ऑफ ब्लड इज सीन देन फिक्स द नीडल एडवांसिंग द रेस्ट ऑफ द कैनुला इनटू द वेन, यानी कि अगर हम लोग को वहाँ फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड दिख जाता है तो ये हम लोग समझते हैं कि वो जो कैनुला है वो नस में गया है, वेन में गया है, यानी सही पड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीडल को फिक्स करते हैं और फिर जो कैनुला है उसे अंदर इंसर्ट करते हैं वेन में। ठीक है,
रिलीज़ दी टर्निक्वेट, जब हम लोग उसको अंदर डाल दिए, नस में चला गया तो क्यों बांध के रखें, तो हम लोग टर्निक्वेट को निकाल देते हैं। अप्लाई प्रेशर टू द वेन एट द टिप ऑफ द कैनुला एंड रिमूव द नीडल फुल्ली, यानी हम लोगों को कैथेटर अंदर रखना है, ऊपर का जो प्लास्टिक वाला है उसको अंदर रखना है नस के अंदर, वो जो नीडल है उसको निकाल देना है, क्योंकि नीडल रहेगा तो पेशेंट ऐसे हाथ वगैरह मूवमेंट करेगा तो उसको चुभेगा, ठीक है। तो ये बस अंदर डालने के लिए था नीडल, तो अब हम लोग को नीडल को निकाल देना है, ठीक है। वो कैसे निकालना है कि जो टिप है, यानी कि जहाँ पे वेन के यहाँ पे डाले हैं तो वहाँ पे हम लोग आगे जो है वहाँ पे प्रेस करके रखते हैं ताकि आगे ब्लड फ्लो ना करे और ऐसे खून बहने लगेगा अगर ऐसे खुला छोड़ के और नीडल निकाल रहे हैं अपने से खून, तो वो तो लॉक तो है नहीं तो निकलने लगेगा, इसीलिए नीडल को हम लोग वहाँ पे प्रेस करके निकालते हैं ताकि ब्लड ना निकले। रिमूव द कैप फ्रॉम द निडल एंड पुट दिस ऑन द एंड ऑफ द कैनुला, ठीक है। निडल निकाल दिए, जो हमारा वो कैप था वाइट कलर का उधर से लियोर प्लग दिख रहा था तो उसे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया, कैनुला लग गया। केयरफुली डिस्पोज द नीडल इनटू द शार्प बिन, शार्प बिन कैसा कलर का होता है, तो वाइट कंटेनर होता है, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। तो उसमें जितने भी नुकीले चीज़ें होती है जैसे सिरिंज का जो आगे का नीडल हो गया या फिर ये नीडल, तो सब कुछ उस शार्प बिन में डालते हैं, यानी वाइट डस्टबिन में डालते हैं। Apply the dressing to the cannula to fix it in the place and ensure that the date sticker has been completed and applied, यानी हम लोग वहाँ पे अब कैनुला फिक्सिंग लगा देंगे क्योंकि कैनुला सही जगह पड़ गया है और कैप लग गया, तो अब हम लोग उसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिक्स करने के बाद वहाँ पे डेट लिख देते हैं स्टिकर पे, क्योंकि ये जो है वो 72 आवर्स तक ही हम लोग रखते हैं, उसके बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए 3 दिन ही हम लोग एक कैनुला को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेट रहना ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कितने दिन हुए हैं इस कैनुला को पड़े हुए पेशेंट्स की बॉडी में, ठीक है। Fill the syringe with saline and flush it through the cannula to check for patency. If there is any resistance or if it causes any pain or you notice any localized tissue swelling, immediately stop flushing. स्टॉप कर देना है फ्लशिंग को यहाँ पे। रिमूव द कैनुला एंड स्टार्ट अगेन, यानी क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ फ्लश करने के लिए सलाइन लिया था और सिरिंज लिया था, तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो उसके बाद हम लोग वो जो कैप है वाइट कलर का उसे निकाल कर और फिर वहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे एनएस को फ्लश करके, यानी जो सिरिंज में हमारा एनएस वो जो है फ्लूइड उसे हम लोग डालेंगे और देखेंगे कि नस में वो जाने बाद कहीं सूजन तो नहीं कर रहा है, कहीं स्वेल तो नहीं कर रहा है एक पॉइंट पे टिश्यू में, ठीक है। और या फिर वहाँ पे कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही या फिर पेशेंट को दर्द तो नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो गलती जगह पे पड़ गया है, यानी इधर उधर हो गया है थोड़ा सा। तो इसी के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैनुला निकाल देंगे और फिर से कैनुला इंसर्ट करेंगे दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, यानी फ्लश करने टाइम कोई दर्द नहीं होगा, कहीं स्वेलिंग नहीं होगी, तो हम लोग उसे फिक्स करके वैसे ही छोड़ देंगे। डिस्पोज ऑफ योर ग्लव्स एंड इक्विपमेंट्स इन द क्लिनिकल वेस्टबिन, जब ये प्रोसीजर पूरा हो गया तो अपने ग्लव्स को और जो इक्विपमेंट बचे हैं उसको हम लोग डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। और हम लोग जो ये ग्लव्स है वो रेड डस्टबिन में डालते हैं, कैनुला को वाइट डस्टबिन में डालेंगे जो नीडल है, ठीक है। और भी जितने कॉटन वगैरह हैं ब्लड से वो सब येलो डस्टबिन में डाल देंगे। अब हमारा है ड्रिप सेट, ठीक है। ड्रिप सेट को हम लोग देखेंगे। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ ड्रिप सेट। सबसे पहले जानते हैं ड्रिप सेट होता क्या है। तो हम लोगों ने कैनुला लगाया, ठीक है, और वो जो फ्लूइड का बॉटल है वो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सेट होता है ड्रिप सेट, ठीक है, जो एक पाइप की तरह होता है, पतला सा ऐसे ट्यूब की तरह, ठीक है। तो उसका जो एक पार्ट है वो उस बॉटल में अटैच रहेगा, कनेक्ट रहेगा, और एक हमारे कैनुला यानी नस में जो यहाँ पे कैनुला डाला हुआ है वहाँ पे अटैच रहेगा। तो वो जो बॉटल का फ्लूइड है वो हमारे नसों में जाता है इस सेट के थ्रू। तो ये जो ड्रिप सेट होता है वो 2 तरह के होते हैं। माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग टिपिकली डिलीवर 60 GTT पर ml, विच मीन्स इट वुड डिलीवर 1 मिलीलीटर इन 60 ड्रॉप, यानी 1 ml जो फ्लूइड है वो 60 ड्रॉप में ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी ये माइक्रो ड्रिप है, यानी इसका एक टर्म हम समझ सकते हैं ड्रॉप फैक्टर, यानी 1 ml कितने ड्रॉप में, यानी 60 बूंद जब पड़ेगा तो वो 1 ml फ्लूइड, ठीक है। यानी 1 ml कितने ड्रॉप में जाएगा, यानी 60 बार, जैसे बूंद 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 60 बार टपका तो वो 1 ml फ्लूइड को पास किया बॉडी में, ठीक है। और मैक्रो ड्रिप सेट में क्या होता है, मैक्रो ड्रिप ट्यूबिंग कैन डिलीवर अबाउट 15 GTT पर ml,
तो ये क्या करेगा कि 15 ड्रॉप में 1 ml फ्लूइड करेगा, यानी 15 बार टपकेगा तो वो 1 ml फ्लूइड होगा, और वो 1 ml फ्लूइड पेशेंट के बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो ड्रिप सेट और मैक्रो ड्रिप सेट है। माइक्रो ड्रिप सेट तब अटैच करेंगे जब बॉडी में फ्लूइड का कम ज़रूरत है। ठीक है, यानी कम चाहिए फ्लूइड। तो ये छोटे बच्चों में हो सकता है या फिर ऐसे पेशेंट में जिसके बॉडी में बहुत कम पानी चाहिए, फ्लूइड चाहिए। तो ये क्योंकि 60 ड्रॉप समझ सकते हैं, 1 ml जो है वो 60 ड्रॉप करके आ रहा है, यानी 60 बार टपकेगा तब जाके आएगा, यानी इसमें टाइम लगेगा और धीरे धीरे जाएगा। माइक्रो ड्रिप सेट में यानी कि 15 ड्रॉप आएंगे और 1 ml, यानी ये जल्दी होगा और ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। अब हम लोग ये कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें हम लोग पता करेंगे कि कितने घंटे में कितने ड्रॉप में और कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ ml टू इन्फ्यूज पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने ml उसको देने हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम, ठीक है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 1000 ml, 2000 ml ऐसे करके, ठीक है, ml में लेना है इस वॉल्यूम को। टाइम लेना है कि 1 घंटे में कितना ml, ठीक है, फ्लूइड देना है उसे। ठीक है, यानी पर घंटे, जैसे मिलीलीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में कितना ml उसको फ्लूइड देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय टाइम, जैसे कि 1000 है, ठीक है, 1000 मिलीलीटर है, ठीक है, यानी 1 लीटर लेते हैं, 1000 मिलीलीटर, और हमारा यहाँ पे हो गया कि 5 घंटे में देना है। ठीक है, यानी कि ये आप ले सकते हैं 2000 मिलीलीटर यानी 2 लीटर, और उसको 5 घंटे में देने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2000 बाई यानी बटे में कितना होगा 5, तो 5 को 2000 से भागा देंगे तो कितना होगा 400 ml पर आवर। ठीक है, यानी 400 मिलीलीटर फ्लूइड उसे 1 घंटे में देना है। ये निकल गया, यानी ये घंटे के टाइम, मतलब घंटे के ये बेसिस पे था, यानी 1 घंटे में कितने ml फ्लूइड देने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेटिंग द आईवी फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट, यानी पहले हम लोगों ने देखा था कि कितना ml फ्लूइड हम लोग कितने घंटे में देना है, यानी आवर के अनुसार, यानी 1 घंटे में कितना ml फ्लूइड देना है ये पता करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कितने ड्रॉप में देना है, 1 मिनट में कितना ड्रॉप देना है, यानी फ्लो रेट कितना होना चाहिए आईवी का। ठीक है, तो इस फ्लो रेट को पता करने के लिए कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप देने हैं, उसको पता करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडल्ट के लिए, तो एडल्ट का ड्रॉप फैक्टर कितना था, तो 15 GTT पर ml था। ठीक है, 15 था, याद है आपको कि जो माइक्रो ड्रिप सेट था उसमें हमारा कितना था 60 GTT पर ml, और इसमें क्या है 15 था। तो हम लोग एडल्ट का निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो हम लोग ईजी यहाँ समझने के लिए लेते हैं कि 1000 ml फ्लूइड है। ठीक है, 1000 ml में ही लेना है। ठीक है, और कितने घंटे में, तो 5 घंटे ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ 8 घंटे दिया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए इजी में समझिए कि 5 घंटे लिए। ठीक है, 1000 ml बाई 5 इंटू 60। ठीक है, तो हम लोग फिर कितना करते हैं इंटू 15 कर देंगे, यानी जितना ड्रॉप फैक्टर है। तो अगर हम लोग उसे कटाते हैं, जैसे आप लोगों ने तो गुना भागा किया होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कटाते हैं, यानी 1000 बाई 16 इंटू 5, तो बाई में कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 15 से अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1000 बाई 5 इंटू 60 इंटू अगर 15 करेंगे और पूरा कटाएंगे तो हमारा 50 ड्रॉप पर मिनट आएगा। ठीक है, यानी 15 GTT पर मिनट। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स देने हैं पेशेंट को, यानी कितना ड्रॉप दे देंगे, उसका फ्लो रेट पता करेंगे। और पहले क्या था, जो पहला कैलकुलेशन था उसमें था कि हम लोग 1 घंटे में कितने ml फ्लूइड देंगे। ठीक है, अब हमारा जो है वो है ड्रिप सेट, यानी ड्रिप सेट कितने टाइप के हो गए ये तो देख लिए, कैलकुलेशन कर लिए। अब हम लोग ड्रिप सेट को समझेंगे कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इधर जो निडिल वाला है वो माइक्रो ड्रिप सेट का है, और उधर जो ऊपर में वाइट कलर और ब्लू कलर का दिख रहा है वो हमारा जो है वो माइक्रो ड्रिप सेट है। तो इसमें देखिए एयर वेंटेड होता है, ड्रिप चैम्बर होगा, सॉल्यूशन फिल्टर होगा, आगे स्पाइक होगा, ट्यूब्स होंगे, रोलर क्लैंप होगा जिससे कंट्रोल करते हैं उसका फ्लो। ठीक है, यानी कम ज़्यादा जैसे फ्लूइड चढ़ाना है बॉडी में। फिर आगे निडिल होता है, इधर ये माइक्रो ड्रिप सेट का है, इधर निडिल है, कनेक्टर है, इंजेक्शन साइट है। ठीक है, और ऊपर में वो देखिए हमारा ये जो है माइक्रो ड्रिप सेट का है पूरा पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है माइक्रो ड्रिप सेट का पार्ट। माइक्रो ड्रिप सेट भी इसी तरह होता है, बस आगे निडिल नहीं होता है।
अब हम लोग देखेंगे कि आईवी फ्लूइड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स को हम लोग यहाँ देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स आईवी फ्लूइड्स क्लासिफाइड इनटू, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हम लोग आईवी फ्लूइड्स को कितने ये में क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं मेनली। एक हो गया क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड्स, एक हो गया कोलॉइड आईवी फ्लूइड्स, यानी क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स। ठीक है, तो जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में, यानी एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, यानी कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे और उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसे ये क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। Crystalloids IV fluids solution that contain small molecule that flow easily across the cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसको आसानी से ये क्रॉस कर जाए, यानी वहाँ से वो पास हो जाए, बह जाए। ठीक है, तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं से क्रॉस कर जाएंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन से ये क्रॉस कर जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है, ये टर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना होता है, और ये जो सॉल्यूशन है जो हमारा छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, तो वो क्या है, तो वो हमारा क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा 0.9% NH है, यानी नॉर्मल सेलाइन 0.9% है। रिंगर लैक्टेट यानी RL, ठीक है, जिसे हम लोग हार्टमैन भी कह सकते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज में हमारा 5%, 10%, 25%, 50% ETC। ठीक है, ये बहुत क्वांटिटी में होता है। ठीक है, बहुत इसका वॉल्यूम अलग अलग है। डेक्सट्रोज जो है हमारा, जो डेक्सट्रोज है वो भी हमारा क्रिस्टलॉइड नेचर का होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड जो होता है वो क्लियर फ्लूइड होता है और वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो है इसका भी ग्रुपिंग करते हैं, यानी इसको भी कुछ पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हमारा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होता है। तो ये जो तीनों हम लोगों ने वर्ड सुना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईवी फ्लूइड को समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलॉइड्स को। तो क्रिस्टलॉइड कितने टाइप के थे यहाँ पे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हम लोग को हाइपरटोनिक वर्ड सुन के क्या समझ में आ रहा है, हाइपर यानी कि हाई, यानी कि ज़्यादा, मोर क्वांटिटी। ठीक है, टॉनिक यानी क्या होता है, कंसंट्रेशन, यानी कि मोर कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन। तो इसमें अब हम लोग समझते हैं a solution that has a higher concentration of electrolyte as compared to body cell, यानी देखिए बीच में सेल है। ठीक है, आसपास का जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये जो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, दो सेलुलर प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट का क्या होता है कि वहाँ पे मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस में। और जो हमारा डिफ्यूज़न है उसमें सॉल्यूट का क्या होता है कि मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूज़न होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये जो है वो क्या करेगा कि इंट्रासेलुलर से इंट्रावस्कुलर में जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट का क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हैं, तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इंट्रासेलुलर से इंट्रावस्कुलर में, ये हम लोग ले सकते हैं कि इंट्रासेलुलर से इंट्रावस्कुलर में, यानी सेल से कहाँ जाएगा, वेसल्स में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो सेल जो है उसका तो क्वांटिटी कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा था तो वो क्या किया, आगे पास कर दिया, ऑस्मोसिस कर दिया। ठीक है, हायर टू लोअर हो गया। हायर टू लोअर अगर मूवमेंट कर दिया सॉल्यूट का, तो उसके बाद क्या होता है कि ये श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। यानी हमारे देखते हैं कि हाथ कभी कभी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वहाँ से फ्लूइड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो सिकुड़ जाएगा। वैसे ही सेल के पास जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट थे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो ज़्यादा थे, इंट्रासेलुलर टू इंट्रावस्कुलर मूवमेंट हो गया यहाँ पे। तो जब सेल जो है वेसल्स को फ्लूइड दे दिया, सॉल्यूट दे दिया, तो इसमें क्या होता है कि वो फिर श्रिंक कर जाता है। यानी हाइपरटोनिक में इतना समझिए कि जो
जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा हायर टू लोअर, यानी जो ज़्यादा है वो कम वाले को दान दे रहा है, यानी ज़्यादा जिसके पास है वो दे दिया तो वो खुद कम पड़ गया। यानी कि इसमें क्या होता है कि श्रिंकेज ऑफ दिस सेल हो जाता है, यानी यहाँ पे जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा क्योंकि वो दान कर दिया, अपना फ्लूइड दे दिया। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हाई और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसमें श्रिंकेज ऑफ सेल होता है, यानी सेल श्रिंक कर जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन दैट हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज कंपेयर टू बॉडी सेल, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, तो इसमें ऑस्मोटिक फ्लो हो रहा है। हाइपोटोनिक में भी क्या हो रहा था, ऑस्मोटिक फ्लो हो रहा था, तो वो सेल से बाहर हो रहा था क्योंकि सेल में ज़्यादा था तो वो वेसल्स को दे दिया, यानी इंट्रासेलुलर टू इंट्रावस्कुलर हुआ हाइपरटोनिक में। लेकिन हाइपोटोनिक में जस्ट अपोजिट होगा, वहाँ पे सेल जो है वो श्रिंक कर गया था, सिकुड़ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ द सेल होगा क्योंकि यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सेल का। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब कम है तो हायर टू लोअर आएगा, यानी कि फिर से वो बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले को दान कर रहा है, यानी कम जो है वो लेगा। हाइपोटोनिक यानी हाइपो का मतलब लो होता है और टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है, तो लो कंसंट्रेशन वाला क्या है वो हाई कंसंट्रेशन वाले से लेगा, तो यहाँ पे वो क्या होगा कि बढ़ जाएगा, यानी स्वेल कर जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक फ्लो कहाँ होगा, सेल में होगा, और वहाँ पे क्या था, हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक फ्लो कहाँ था, सेल के बाहर था, लेकिन यहाँ पे सेल में हो रहा है तो यहाँ पे सेल का स्वेलिंग हो जा रहा है। यहाँ पे किशमिश और पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, किशमिश सिकुड़ा हुआ है, पानी में जाता है सॉल्वेंट में, तो वहाँ ऑस्मोसिस होता है जिसके चलते वो जो है पानी ज़्यादा है और किशमिश जो है वो उसके अंदर कम कंसंट्रेशन है, तो किशमिश सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया और वो स्वेल कर गया, बड़ा हो गया। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट हैज सेम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज कंपेयर्ड विद बॉडी सेल। ठीक है, तो इसमें कोई ऑस्मोटिक फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेम कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर सेल के बाहर दोनों साइड। ठीक है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा हमारा कि ये सेम स्टेट में रहता है। हमारे बॉडी में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेट को सुना होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो बाहर और अंदर दोनों बराबर होना, यानी सब कुछ बराबर होना, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है, तो क्या ज़रूरत है लेने देने की। ठीक है, जब हमारा स्थाई सिचुएशन कंडीशन सही है तो हम लोग को क्या ज़रूरत है किसी को कुछ बोलने का या किसी से कुछ लेने देने का। ठीक है, तो वही है कि आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन, आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जब सेम रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है लेन देन करने का, तो यहाँ पे कोई ऑस्मोटिक फ्लो नहीं होगा, कोई स्वेलिंग, कोई श्रिंकेज नहीं होगा सेल का। सेल जो है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, यानी एकदम जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का क्या यूज़ है इसमें। ठीक है, यानी इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा एग्जाम्पल होगा, आइसोटोनिक में कौन होगा और हाइपोटोनिक में कौन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इस इमेज के थ्रू समझेंगे। हाइपरटोनिक में क्या था कि अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन था, बाहर कम था, तो यहाँ पे ब्लड सेल्स को यहाँ देख रहे हैं कि अंदर ज़्यादा था तो वो दे दिया, दान कर दिया, तो वो सिकुड़ गया, यानी इसके पास कम पड़ गया। ठीक है, जो यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्लो है वो बाहर की तरफ हुआ तो ये सिकुड़ गया। आइसोटोनिक सेम था, आइसोटोनिक सेम था तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। और वही हाइपोटोनिक में क्या था कि कंसंट्रेशन अंदर का कम था, बाहर ज़्यादा था, तो ये क्या किया, ले लिया। ठीक है, हाई टू लो हुआ तो ये स्वेल कर गया सेल जो था। तो ठीक है, ये हमारा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो हमारा क्या है कि हाइपर जो टॉनिक है, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसका एग्जांपल देखेंगे तो 3% NaCl, यानी NaCl क्या, टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं उसको। तो 3%, 5% NaCl, तो जो 3%, 5% NaCl है वो हमारा हाइपरटोनिक का एग्जांपल है। 5% डेक्सट्रोज हो गया, 0.45% NaCl हो गया। ठीक है, और हमारा जो 5% डेक्सट्रोज है, RL है, वो सभी जो है हाइपरटोनिक के एग्जांपल हैं। फिर हमारा हाइपोटोनिक में क्या होता है कि इसमें हमारा 0.45% NaCl हो गया, D5W हो गया, और 0.9% से जो भी कम होते हैं।
ठीक है, वो सब हमारे हाइपोटोनिक में होते हैं। और 0.9% से जो ज़्यादा होंगे, वो जो नॉर्मल सेलाइन होंगे, वो हमारा हाइपोटोनिक में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोटोनिक का एग्जांपल, तो जो इसमें 0.9% NS है, जो RL है, रिंगर लैक्टेट है, D5W है, ये सब क्या है, आइसोटोनिक है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइसोटोनिक में हमारा 0.9% NS, RL ये सब है। और फिर हमारा जो हाइपोटोनिक है, उसमें हमारा 0.45% NaCl, D5W और 0.9% से कम जो भी NS है, ठीक है, 0.4 0.3% NS, वो सब हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक में 3% 5% NaCl, 5% डेक्सट्रोज, ये सब। ठीक है, अब हमारा जो आगे नेक्स्ट है वो है क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। तो इसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि नॉर्मल सेलाइन जो है उसका क्या क्या कंपोजिशन है वो सब। तो नॉर्मल सेलाइन 0.9% जो NS होता है नॉर्मल सेलाइन, उसका कंपोजिशन है 1 लीटर फ्लूइड में हमारा जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो है सोडियम का 154 M इक्विवेलेंट, ठीक है, मिलीलीटर इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसे। ठीक है, और क्या है कि क्लोराइड का भी 154 है। ठीक, सोडियम क्लोराइड का 154 है। ठीक है, 1 लीटर में 154 सोडियम रहेगा, 154 M इक्विवेलेंट क्लोराइड रहेगा। तो ये इसका कंपोजिशन है, यानी नॉर्मल सेलाइन में बस सोडियम और क्लोराइड रहता है। इंडिकेशन क्या है, यानी किस पेशेंट को हम लोग NS दे सकते हैं। तो सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया फॉर इरिगेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, इट्स द ओनली फ्लूइड यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। यानी NS को हम लोग कब दे सकते हैं, तो जिसको उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया यानी लूज मोशन है, पेट खराब है, बहुत बार उसे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसके शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो उसको हम लोग NS जो है फ्लूइड जो है ये हमारा उसे ट्रांसफ्यूज करेंगे उसके बॉडी में, यानी देंगे उसे इरिगेशन के लिए, यानी कि किसी घाव की धुलाई के लिए, या फिर होता है कि कोई सर्जरी होती है तो उसमें जो टिश्यू है, जो सेल है, वो इंजर्ड ना हो जाए, यानी वो ख़राब ना हो जाए, मर ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें ये डालते रहते हैं ताकि वो सही रहे। ठीक है, तो इरिगेशन घाव की सफाई के लिए। और जो NS होता है उसके पास बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है कि वो कैंसरस सेल को ग्रो नहीं करने देता है, इसीलिए कोई भी अगर सर्जरी होती है तो उस टाइम में लास्ट टाइम इससे धुलाई करते हैं NS से, या फिर बीच में भी NS वगैरह देते रहते हैं साफ़ सफाई के लिए, ताकि वहाँ पे कोई डैमेज ना हो और कैंसरस सेल जो है वो ग्रो ना करे। और घाव की सफाई के लिए, धुलाई के लिए भी हम लोग NS का यूज करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कमी हो गई है तो उस टाइम में NS दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड की ज़्यादा क्वांटिटी होती है। NS एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम लोग ब्लड प्रोडक्ट के साथ दे सकते हैं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, खून चढ़ रहा है किसी के बॉडी में, तो हम लोग उस टाइम में NS को भी चढ़ा सकते हैं उसके बॉडी में, यानी NS दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को देखेंगे, यानी किस पेशेंट में हम लोग नॉर्मल सेलाइन को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो ईडिमा यानी CHF वाले पेशेंट में, CHF के चलते जो ईडिमा हुआ है, यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर। ईडिमा क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, फ्लूइड फॉर्मिंग पैकेट हो जाता है। ठीक है, यानी फ्लूइड का ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। रीनल डिजीज़ है, सिरहोसिस है, यानी लीवर डिजीज़ है, उसके पास लीवर डिजीज़ हो गया है। ठीक है, ये तो उस कंडीशन में, या फिर किडनी वाली डिजीज़ हो गई है, रीनल डिजीज़, तो उसे हम लोग ये NS नहीं देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है डेक्सट्रोज सलाइन, जिसे हम लोग DNS भी कह सकते हैं। तो इसका कंपोजिशन है कि 1 लीटर फ्लूइड में हमारा ग्लूकोज रहेगा 50 ग्राम, सोडियम और क्लोराइड रहेगा एकदम जैसे NS, यानी कि देखिए डेक्सट्रोज बस इसमें ग्लूकोज को ऐड कर दिया है, 50 ग्राम ग्लूकोज को, और जो इसका कंपोजिशन है वो एकदम नॉर्मल सेलाइन की तरह रहेगा, यानी 154 सोडियम और 154 क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग इसके इंडिकेशन को देखेंगे, यानी कि कब हम लोगों को पेशेंट के बॉडी में DNS डिलीवर करना चाहिए, DNS कब देना चाहिए। टू सप्लाई ऑफ एनर्जी हाइपोनेट्रीमिया, टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जब उसके शरीर में क्या होती है, एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत होती है, उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको खाना पीना नहीं खा पा रहा है, डायरिया हो गया है, तो शरीर में कमी हो गई है फ्लूइड की, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उस टाइम पे हम लोग इस फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बॉडी में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है जो कि एनर्जी फॉर्म करता है।
हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम की कमी जब हो जाए तो ये क्या है, डीएनएस यानी डेक्सट्रोज भी है, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, यानी कि सोडियम प्रेजेंट है तो सोडियम की कमी होने पे हम लोग इसे दे सकते हैं, यानी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है कि सोडियम की कमी को हम लोग हाइपोनेट्रोमिया कहते हैं, सॉरी हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया, जिस वर्ड में हाइपो लग जाए तो उसका मतलब कमी हो गई है, हाइपर मीन्स ज़्यादा हो गया है, तो इसमें हाइपो है यानी सोडियम की कमी, और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है कि जो हमारा शुगर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो शुगर होता है वो कम हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो उस टाइम में हम लोग इसे दे सकते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, यानी किस पेशेंट को हम लोग डीएनएस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा है एनासार का ड्यू टू कार्डियक, हेपेटिक एंड रीनल डिजीज। एनासार का क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है, ये जस्ट लाइक ईडिमा है, जैसे ईडिमा होता है वैसे ही एनासार का है, यानी स्वेलिंग हो जाती है पूरे बॉडी में। वो किस लिए, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाता है फ्लूइड का। कार्डियक रीनल डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसमें एक हमारा होता है एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, तो ये इस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे डीएनएस। और हमारा जो हाइपरग्लाइसेमिया है उसमें भी नहीं दे सकते। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें तो डेक्सट्रोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो तो और क्वांटिटी बढ़ा देगा तो उसे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। यानी डायबिटिक पेशेंट में हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन है तो उस टाइम में हम लोग उसे डीएनएस नहीं देंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को। फिर हमारा नेक्स्ट है आरएल, जिसे रिंगर लैक्टेट कहा जाता है, रिंगर्स लैक्टेट। इसे हम लोग हार्टमैन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम लोग D5RL भी कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। तो इसका जो कंपोजिशन है वो है 1 लीटर फ्लूइड में हम लोग देखेंगे कि सोडियम होता है 130, कैल्शियम होता है 3, पोटेशियम होता है 4, और क्लोराइड होता है 109, लैक्टेट होता है 21। रिंगर लैक्टेट से समझ में आ रहा है कि इसमें लैक्टेट मेन है। ठीक है, तो इसमें रिंगर लैक्टेट जो है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करता है लगभग लगभग। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड वो सब हैं, और लैक्टेट तो मेनली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इंडिकेशन, यानी किस पेशेंट को हम लोग आरएल दे सकते हैं। तो इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, यानी जिस पेशेंट के ऑपरेशन हो गई है तो उसके शरीर में ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड की ज़रूरत होती है और सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए जो ऑपरेशन हो जाता है जिस पेशेंट का, तो उसका एबीजी करवाने के लिए बोलते हैं। तो एबीजी क्या है, एक तरह का टेस्ट है, आर्ट्रियल ब्लड गैसेज का टेस्ट है, यानी हमारे ब्लड में जो गैसेज हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उसका पता करने के लिए कि वो अगर इलेक्ट्रोलाइट कमी हो गई है, गैसेज कम हो गए हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए बार बार एबीजी करवाते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइट का पता चले कि इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा तो हम लोग फ्लूइड देकर उसे फुलफ़िल करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे उसकी ज़रूरत को। ठीक है, जो उसकी ज़रूरत है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की उसको पूरा करेंगे फ्लूइड ट्रांसफ़र करके। नेक्स्ट है पेशेंट्स विद बर्न, डायरिया, शॉक, ईटीसी, यानी इसमें देखिए, सॉरी शॉक नहीं था तो इसमें जो बर्न है, डायरिया है वो, ठीक है, यानी ऐसे पेशेंट में जिसका जो बॉडी है जल गया है, वो हो सकता है कि करंट लगने से या फिर ऐसे आग लगने से, फिर किसी कंडीशन से जल गया हो, तो उसके शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो उसमें हम लोग आरएल दे सकते हैं। डायरिया यानी लूज मोशन हुआ है बहुत ज़्यादा ही, उसे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इसमें क्या होती है कि लॉस कर जाता है वो फ्लूइड को, तो उसमें आरएल देंगे। हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम की कमी हो जा रही है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसे देंगे, क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या था, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, लैक्टेट, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट थे। तो हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम की कमी होने पर हम लोग आरएल को डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट में, पेशेंट की बॉडी में। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कि किस पेशेंट में हम लोग आरएल नहीं दे सकते हैं। डोंट गिव आरएल टू पेशेंट्स विद लिवर डिजीज एज दे कांट मेटाबोलाइज लैक्टेट। तो आरएल उन पेशेंट में नहीं देंगे जिनमें लीवर डिजीज हो गई हैं, यकृत की बीमारियां हो गई हैं, लीवर को यकृत कहते हैं। ठीक है, लीवर डिजीज हो गई हैं, तो उन रोगियों में हम लोग आरएल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं रहेगा कि वो लैक्टेट को मेटाबोलाइज करे, यानी उसे तोड़कर उसका यूज करे। मेटाबोलाइज यानी ब्रेक डाउन करेगा, तभी तो एनर्जी फॉर्म होगा, तभी तो उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा।
तो लैक्टेट को मेटाबोलाइज करने का क्षमता नहीं रहता है जिसके बॉडी में लीवर डिजीज़ है, जिस पेशेंट के बॉडी में, तो लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट को हम लोग नहीं देंगे आरएल, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम में आरएल दे दिए, तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उस टाइम में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करे, आरएल भी चढ़ाए, तो उस टाइम में क्या होगा, कैल्शियम जो है वो साइट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा। तो कैल्शियम और साइट्रेट जो है एक साथ रिएक्शन करके बाइंड कर गया, तो वो क्या करता है कि जो ब्लड का, ठीक है, जो उसका एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, तो ब्लड जो है वो थिन किया जाता है, पतला रहता है, ठीक है। यानी कि वो प्लेटलेट अगर वो जमने लगा तो जम जाएगा, तो फिर वो कैसे चढ़ेगा बॉडी में, पतले चीज़ ही तो अच्छे से आसानी से बॉडी में जाते हैं। तो अगर वो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी लूज कर देता है तो वो गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन है एक तरह का, नहीं, सही नहीं है ये, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं आरएल को चढ़ाते टाइम, क्योंकि ये साइट्रेट और कैल्शियम बाइंड कर जाएगा और एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी जो है ब्लड का उसे वो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 5% डेक्सट्रोज, ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, तो 1 लीटर फ्लूइड में बस 50 ग्राम्स जो है वो ग्लूकोज होंगे। जैसे डीएनएस था तो डीएनएस में 50 ग्राम डेक्सट्रोज था और 154 जो था सोडियम था और 154 जो था हमारा ये क्लोराइड था। तो ये जो डीएनएस था उसमें डेक्सट्रोज था 5%, वैसे ही ये डेक्सट्रोज अलग एक सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें बस 50 ग्राम ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, यानी ग्लूकोज को किस पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बस ग्लूकोज है 50 ग्राम, तो डेक्सट्रोज किस पेशेंट में हम लोग देंगे। प्रोवाइड एडिक्वेट कैलोरीज टू बॉडी, यानी कि ये भरपूर मात्रा में कैलोरी देगा, एनर्जी देगा पेशेंट को। फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद हम लोग पेशेंट को डेक्सट्रोज दे सकते हैं। फॉर ट्रीटमेंट डायरिया वॉमिटिंग, जब हम जो जिस पेशेंट में डायरिया लूज मोशन वगैरह हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, उसे उल्टियाँ हो रही हैं, एंड हाई ग्रेड फीवर, तो फीवर बहुत तेज़ उसका बॉडी टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है उसे, यानी समझिए तो 40 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स इतना, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो हाई ग्रेड फीवर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट का बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो इनसेंसिबल लॉस होता है फ्लूइड का, तो और उल्टियाँ कर रहे हैं तो उससे भी फ्लूइड का लॉस होगा, डायरिया है तो उससे भी फ्लूइड का लॉस होगा। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग डेक्सट्रोज दे सकते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में उस टाइम फ्लूइड की कमी है, तो एनर्जी की ज़रूरत होगी और उससे वीकनेस फील होगा इससे, तो इसीलिए अगर हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं तो उसे कैलोरी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हमारा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि इस पेशेंट में इस फ्लूइड को जो हमारा 5% डेक्सट्रोज है जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो किस पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जिस पेशेंट में क्या हो रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो और उसे ही फ्लूइड की भी ज़रूरत हो, तो हम लोग दोनों एक साथ नहीं कर सकते, यानी डेक्सट्रोज को और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जो चढ़ाया जा रहा है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में डेक्सट्रोज नहीं देंगे। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक एंड सीवर हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, हाइपरग्लाइसेमिया है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो उस पेशेंट में हम लोग डेक्सट्रोज नहीं देंगे, क्योंकि डेक्सट्रोज में क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, उसे बढ़ा देगा, तो उससे कॉम्प्लिकेशन होंगे, दिक्कतें होंगी पेशेंट को, इसीलिए हम लोग नहीं चढ़ाएंगे ये। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉलॉइड्स आईवी फ्लूइड्स, यानी क्रिस्टलॉइड जितने थे जो इम्पॉर्टेंट थे उसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कशन किया। अब हमारा है कॉलॉइड्स, ठीक है, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन दैट कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट डोंट पास द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो कॉलॉइड है वो क्या करता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है और ये हमारा क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है ये। व्हेन इन्फ्यूज्ड दे रिमेन इन द इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट, जब इसे इन्फ्यूज़न यानी कि जब पेशेंट के बॉडी में चढ़ाया जाता है तो ये बस वेजल्स में ही रहते हैं, जो हमारा वेसल्स हैं यानी इंट्रावस्कुलर जो कंपार्टमेंट है उसी में बस ये रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो एग्जाम्पल है कॉलॉइड्स का वो है एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रान, जो हमारा डेक्स्ट्रॉन है, एल्ब्यूमिन है, जिलाटिन है जिसे हम लोग हीमोसिल भी कह सकते हैं, जो गिलाटिन है, ये सब क्या है कि कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन यूज्ड टू ट्रीट हाइपोवोलेमिया,
यानी एल्ब्यूमिन क्या है, एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है और ये नेचुरल है। देखिए जो हमारा कोलॉइड है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होता है, यानी नेचुरल सिंथेटिक भी कह सकते हैं। नेचुरल है, नेचुरल में हमारा एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, जो कि अंडे में पाया जाता है। और जो हमारा आर्टिफिशियल है यानी जो सिंथेटिक कोलॉइड है वो हमारा है गिलेटिन और डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, HES ये सब है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन क्या है, एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है। इसे हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। हाइपोवोलेमिया क्या, यानी कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कोलॉइड को दे सकते हैं, ठीक है। यूज टू ट्रीट हाइपोवोलेमिया, ये समझ गए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है। हाइपोएल्बुमिनेमिया जो है, क्या होता है, एल्बुमिन की कमी जब हो गई है बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एल्बुमिन दे सकते हैं, ठीक है। हाइपोवोलेमिया यानी कि हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, ठीक है, उस टाइम भी। एल्बुमिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर एनीमिया CHF यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर, ठीक है। एनीमिया वाले पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट में हम लोग नहीं दे सकते हैं। एनीमिया में क्या होता है, मेनली ब्लड की कमी होती है। एल्बुमिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। डेक्स्ट्रान, दी डेक्स्ट्रान आर ग्लूकोज पॉलीमर्स, ये क्या है, ग्लूकोज पॉलीमर है, यानी पॉलीसेकेराइड पॉलीमर मॉलिक्यूल से ये बना होता है, ठीक है। इट इज़ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ये क्या करता है कि जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसे ये बढ़ा देगा, एक्सपेंड कर देगा। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है कि कोई रिस्क या कोई बीमारी से बचने के लिए पहले ही इसको हम लोग दे देते हैं। तो डेक्स्ट्रान क्या है कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि जब ब्लड क्लॉट होता है, वेन में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, तो उसके रिस्क से बचने के लिए हम लोग डेक्स्ट्रान दे सकते हैं। टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड करेक्ट हाइपोवोलेमिया, यानी ब्लड फ्लो को सही करने के लिए, और हाइपोवोलेमिया यानी कि जब हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, यानी ब्लड लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उस टाइम में हम लोग डेक्स्ट्रॉन को डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी में। और उसमें क्या था, जैसे हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, तो डेक्स्ट्रॉन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे एल्ब्यूमिन का साइड इफ़ेक्ट था कि एनीमिया और CHF यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट में एल्ब्यूमिन देंगे तो उसमें क्या हो जाए कि एडिमा हो सकता है उसके ब्लड वेजल में। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डेक्स्ट्रॉन, हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस्ड, इचिंग, जॉइंट पेन, ETC, यानी डेक्स्ट्रॉन देते हैं तो हो सकता है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन हो सकती है उसके पेशेंट में, यानी उसे खुजली हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो जिस चीज़ का फ़ायदा है उसका कॉम्प्लिकेशन, यानी उसका तो साइड इफ़ेक्ट है ही, जिसका नुकसान है उसका फ़ायदा है। तो अगर उसका ज़्यादा फ़ायदा है तो उसके नुकसान को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है हीमोसील, ठीक है। हीमोसील जो हमारा है उसे हम लोग जिलेटिन भी कहते हैं। फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम जो है उसको एकदम जल्दी से एक्सपेंड कर देता है ये। करेक्शन ऑफ हाइपोटेंशन इन शॉक, बर्न, ट्रॉमा, सर्जरी, यानी हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन में फ़र्क क्या है। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो कम कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी में हाइपोवोलेमिक शॉक है, यानी कि कह सकते हैं फ्लूइड की कमी है, ब्लड लॉस हो गया है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की फ्लूइड की कमी हो गई है, जिसके चलते शॉक में हमारा बॉडी है, और ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है, जिसके चलते हो सकता है बर्न इंजरी हो गई हो, ठीक है, और हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो गया हो जिसके चलते भी ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, ट्रॉमा हो गया है, एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, सर्जरी हो रही है तो उस टाइम में भी ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो इन सब का एक ही मतलब है कि ब्लड लॉस हो, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो, तो वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा, ब्लड इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए जिलेटिन, यानी जो हमारा जिलेटिन है, हीमोसील है, उसको हम लोग दे सकते हैं। तो हमारा जिलेटिन जो है वो क्या करता है, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है। हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी इसमें भी खुजली हो सकता है, जॉइंट पेन वगैरह हो सकता है। तो इसका भी वही है, हाइपर सेंसिटिविटी जो है साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी, यानी इंट्रावेनस थेरेपी, IV फ्लूइड दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके कॉम्प्लिकेशन भी हैं, उसमें दिक्कतें भी हैं, कुछ बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को इग्नोर करना होता है, क्योंकि फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं किसी किसी प्रोसीजर के।
अब हम लोग देखेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है। तो पहला है फ्लेबाइटिस, दूसरा है सेप्सिस, तीसरा है एक्स्ट्रावेसेशन और चौथा है एयर इम्बोलस, पांचवा है ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ईटीसी। यानी फ्लेबाइटिस में क्या होता है कि वेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेप्सिस में क्या होता है कि हमारा इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक्स्ट्रावेजेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि लीकेज होता है फ्लूइड का, ठीक है। ब्लड वेजल से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का लीकेज हो जाता है, ठीक है। इंट्रावेसेशन में मेनली याद रखिए कि फ्लूइड का लीकेज, ठीक है। एयर इम्बोलस में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेजल हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, किसके चलते, क्योंकि एयर बबल्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो और फिर क्या होता है कि और भी गैसेज जो हैं वो बबल, एयर बबल के फॉर्म में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, तो वो उसे हम लोग एयर इम्बोलस कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक जैसे कि कोई भी फ्लूइड चढ़ता है तो उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर 100 ml से ज़्यादा अगर हमारे वेनस सिस्टम में जो हमारा वेन है उसमें अगर एयर बबल्स आ जाते हैं तो वो एयर इम्बोलस कॉज कर देंगे, ठीक है। यानी ब्लॉकेज हो जाएगा हमारे ब्लड वेजल का। और वही अगर सेंट्रल लाइन पड़ता है, सीवीपी आप लोगों ने सुना होगा, सीवीपी लाइन, तो उस टाइम में क्या होता है कि एयर इम्बोलस फॉर्म हो सकता है अगर उसमें 2 ml एयर भी जाए तो अलग अलग होता है वेन में, आर्टरी में और भी जो भी हैं। तो उसमें अगर एयर बबल आ जाएंगे तो कितने, वो सब का अलग अलग क्वांटिटी है। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि अगर फ्लूइड अगर चढ़ रहा है बॉडी में और 100 ml एयर से ज़्यादा उसके बॉडी में अगर चला जाता है, उसके वेनस सिस्टम में, वेन में, नसों में, तो वो एयर इम्बोलस कॉज कर सकता है, यानी ब्लड वेजल में ब्लॉकेज कॉज कर देगा, ठीक है। सेंट्रल लाइन में क्या होता है, 2 ml एयर आ गया तो वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देगा, यानी कि एयर इम्बोलस हो सकता है, ब्लड वेजल में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है। और हमारा जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, यानी ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेन हमारा एकदम जो ध्यान देने लायक है, सारा तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, लेकिन इसमें जो सेप्सिस है वो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी बहुत ज़्यादा ही उसमें जान जाने की चांसेज होती हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट इन्फेक्शन होना, ठीक है, वो बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कंक्लूज़न को, यानी कि ये जो आईवी फ्लूइड का लास्ट उपसंहार यानी लास्ट क्या, एंडिंग क्या है। वेरियस आईवी फ्लूइड्स आर अवेलेबल बिसाइड्स ब्लड, ठीक है। ब्लड के अलावा भी हमारे बॉडी में चढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्लूइड हैं, अवेलेबल होते हैं, वेरियस आईवी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के अलग अलग आईवी फ्लूइड्स हैं, जैसे में NSRL, मैनिटॉल हो गया, ये सब बहुत ही ज़रूरी, मतलब कॉमनली जो यूज किए जाते हैं वो सब है, NSRL, मैनिटॉल, कोलॉइड, स्टेरोफंडिन, ये सब। क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड बोथ हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी जितने भी फ्लूइड हैं, क्रिस्टलॉइड हो या कोलॉइड हो, उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नीड एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी अलग अलग तरह के फ्लूइड जो हैं वो रोगियों के स्थिति को देखते हुए और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए चढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी फ्लूइड जो है ऐसी थोड़ी ना, जैसे हम एकदम नॉर्मल है, हम गए और हमको पानी फ्लूइड चढ़ा दिए, पानी चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो ऐसी थोड़ी ना बोल देंगे कि देखेंगे कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में ज़रूरत क्या है, कौन से फ्लूइड चढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हमको वीकनेस हो रहा है, हमको वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो हमको कौन सा फ्लूइड चढ़ाएंगे। हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो रही है तो क्या चढ़ाएंगे, पोटेशियम की कमी हो रही है तो क्या चढ़ाएंगे, ठीक है। ब्लड लॉस हो गया है तो क्या चढ़ाएंगे, ब्लड चढ़ाएंगे या फिर क्या चढ़ाएंगे। तो ये सभी फ्लूइड को देखते हुए हमारी जो कोई पेशेंट है उसकी कंडीशन को, उसके नीड को, यानी उसकी स्थिति और ज़रूरत को देखते हुए फ्लूइड डिसाइड होता है। उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पे क्या चढ़ाएंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कमी है तो उस टाइम में RL चढ़ाते हैं, रिंगर लैक्टेट, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो आईवी फ्लूइड जो था उसका जो एकदम बेसिक से ऊपर तक जाना, इसमें सारे चीज़ों का मैंने डिस्कशन किया है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करिए प्लीज़, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। थैंक यू।